अस्सलाम वालेकुम। अशरफ रफीकी राइट फ्रॉम इस्लामाबाद। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में एक बहुत ही मुनफरद और बहुत ही खूबसूरत ऐसे नौजवान लोग को शख्स को लेके आया हूँ जिसने पाकिस्तान में जब से यूट्यूब का इजरा हुआ तो सच्चाई पे मबनी वो रिपोर्ट्स आप लोगों को पेश की जिसको पूरे कनाडा में बल्कि पूरे दुनिया में सुना जाता है बगैर किसी तामुल के। वन एंड दी ओनली जनाब मेरा बहुत प्यारा दोस्त नौजवान सिद्दीक जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिद्दीक जान? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आज बहुत आपने मुझे, क्योंकि हम तो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे कि आपसे कोई वक्त निकले, लेकिन आपकी मसरूफियत ऐसी थी कि आपको इसमें से टाइम नहीं मिला। सर मैं हाजिर हूँ और आपको बल्कि वेलकम कहते हैं पाकिस्तान में। और जाहिर है वैसे तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बाहर रहकर भी उनके दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान की कदर भी शायद उन लोगों को ज़्यादा है जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा सोचते हैं। और फिर आप तो ज़ाहिर है आपका एक मीडिया का बैकग्राउंड है, जिस तरह से मुख्तलिफ मौके के ऊपर आप तो ज़ाहिर है रेगुलर अपना एक शुक्रिया पाकिस्तान जो आप शो करते हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहने वालों को शायद जो ओवरसीज पाकिस्तानी जब बात करते हैं तो उनको सुन के ज़्यादा खुशी होती है और शायद हमें ज़्यादा आप ऐसे समझें कि एहसास भी होता है कि हम कितने खुशनसीब हैं जो अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं। फिर इसी तरह से आपने जब ये करतारपुर राहदारी खोली गई तो आपने जिस तरह से पंजाब टीवी के ऊपर उसको रिपोर्ट किया या आर्टिकल्स के जरिए, तो जाहिर है आप वैसे तो हर पाकिस्तानी जुड़ा होता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के साथ, लेकिन आप क्योंकि मीडिया से आपका एक ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है आप कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान इन्वॉल्व रहते हैं। और जाहिर है जो मीडिया में है, जिसने आर्टिकल लिखना है, जिसने प्रोग्राम करना है, जिसने बात करनी है, उसको ज्यादा जरूरत होती है पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के इशू से, चीजों से जाहिर है उसको इंफॉर्मेशन होगी तो बात कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सिद्दीक जान, माशाल्लाह ये तो अब कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि ढकी छुपी हो। आपकी व्यूअरशिप भी और आपकी जिस तरीके से चाहने वालों की तादाद मेरे ख्याल गिनतियों से अब बाला हो गई है, उसको अब गिनती में किसी लाया नहीं। सर ये देखने वालों की जरा नवाजी है, हम तो बस जो भी एक अपनी कैपेसिटी में काम करते हैं। अब मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत से लोग हैं आप जो YouTube पे अच्छा काम कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहे हैं। और यही मेरा मकसद भी था। जब मैंने YouTube शुरू किया तो मैंने एक एक अच्छे जर्नलिस्ट को पकड़ के कहा कि यार आप YouTube करें, आप YouTube करें। और उससे फायदा यह है कि एक मुनाफली टूटी है, एक जो यहाँ पे इजारादारी थी वो टूटी है। देखें हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ओपिनियन ठीक या गलत हो सकता है। यानी मेरी अगर ओपिनियन एक है, जो इमरान खान साहब को पसंद करने वाले कहते हैं कि जी जबरदस्त आपकी ओपिनियन है, तो जो नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं शायद वो उतनी ज्यादा नफरत की निगाह से या गुस्से की निगाह से, मुखालफत की निगाह से। ठीक है, ओपिनियन देखिए, ओपिनियन आपका जाहिर है वो गैर जानिबदार, ओपिनियन गैर जानिबदार नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन जब आपने पहुंचानी है तो वो आपने गैर जानिबदारी से पहुंचानी है। क्या आप अदालत के अंदर गए हैं, आपने फैक्ट्स पहुंचाए हैं कि जज ने ये कहा, वकील ने ये कहा, केस ये था, ये आपने फैक्ट्स पहुंचाने। एनालिसिस में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इधर भी हो सकता है, वो उधर भी हो सकता है। तो लेकिन मैंने जैसे वो कहा कि आप अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे रिपोर्टर्स, क्योंकि इसकी ना बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो आप ये देखें कि 7 से 11 बजे तक जो टॉक शोज हैं उनमें रिपोर्टर्स को नहीं बिठाया जाता। अच्छा। और जो एंकर्स हैं वो फील्ड में नहीं जाते। हाँ। अब मसला ये है कि जब एक बंदा कोर्ट रूम में मौजूद ही नहीं था और जो मौजूद नहीं था उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो एनालिसिस भी नहीं कर सकता। करेक्ट। जब तक किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो एनालिसिस भी नहीं कर सकता। एनालिसिस भी वही कर सकते जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा हमारे यहाँ ओवरऑल भी मिजाज है हमारे मुआशरे का कि हम जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम बहुत से लोगों को कमतर समझने लग जाते हैं, समझते हैं कि हमारा स्टेटस के मुताबिक नहीं है या इससे बात करना अपने आप को डिग्रेड करने वाली बात है। रिपोर्टर्स, हर चैनल के अच्छे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो फील्ड में जाते हैं। बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो रिपोर्टर से बात करना ही पसंद नहीं करते, उससे इंफॉर्मेशन लेना पसंद नहीं करते, उसको प्रोग्राम ही नहीं बिठाते। तो इस वजह से, और आप मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। अब किसी के पास फजूल टाइम नहीं है कि वो ऐसा प्रोग्राम देखे जिसमें 3 बंदे बैठे हो, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। नहीं, लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन दो। करेक्ट। फिर लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गई। अब आपके हाथ में रिमोट हो, आपको समझ नहीं आती आप कौन सा चैनल देखें। सही। आप यूट्यूब खोलें, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपने किसको सुनना है किसको नहीं सुनना। तो ये अच्छा हुआ है, बहुत से अच्छे लोग काम करने वाले आ गए। अब लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। किसी को अगर मुझे नहीं सुनना, सुप्रीम कोर्ट में 5-6 ऑप्शन है, किसी को भी सुने, यानी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। देखिए जी, जिस तरह सिद्दीक जान ने बात की, इसने कहा कि इंफॉर्मेशन अब इस तरीके से है, उसकी बहुतात हो गई है। और जो ये छोटी सी चीज हमारे हाथ में है, हम अपनी चॉइस, अपनी ख्वाहिश और अपनी पसंद को बाला ताक रखते हुए अपनी पसंद का चैनल फौरन लेके आ सकते हैं। लेकिन एक बात है सिद्दीक जान,
जब आप एक कोर्ट के बारे में जो है अहवाल बयान कर रहे होते हैं, बाखुदा ये नहीं कि आप मेरे इस वक्त शो में मौजूद हैं, लेकिन हकीकत बताऊं, मुझे कनाडा में बैठे हुए ये लगता है मैं कोर्ट रूम में मौजूद हूँ। यानी आप यहाँ तक बताते हैं कि इस वक्त उसके जेस्चर क्या थे, एक्यूज के जेस्चर क्या थे, और जज ने किस तरीके से वो बात की और किस अंदाज में बात की। आई मीन एक रिपोर्टर के लिए ये तमाम जेस्चर्स को भी काउंट करना और इस तरीके से बताना, इतनी सच्चाई, इतनी हकीकत पे मबनी, बिल्कुल सुनने वालों को लगता है कि आप कोर्ट रूम में मौजूद। सर देखें, जब भी आप किसी चीज को पूरे उसके पैशन के साथ करेंगे, अब देखें कई बार शायर जो है वो शेर लिखता है अपने महबूब की, जिस तरह से वो उसकी अक्कासी करता है, तारीफ करता है, तो बंदा शेर पढ़ के सुन के हैरान हो जाता है कि कैसे इसने उस हालात को, उस सूरत हाल को, उन एक्सप्रेशंस को अल्फाज में ढाला है। तो रश्क आता है बंदे को। करेक्ट। क्योंकि उसने उसको देखा ही उस तवज्जो के साथ, उस निगाह के साथ होता है, और उसने फिर उसको अल्फाज में डाला होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड हो, अगर आप उसको पैशन के साथ करेंगे ना, जुनून और इश्क के साथ करेंगे, तो आप उसको, जाहिर है कोई भी हो। सर हमारे यहाँ मसला क्या आ गया, मैं बाज दफा ये बात चाहता भी हूँ करूँ, फिर मैं कहता हूँ लोग किसी और तराजू में ले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, यहाँ पे हम बात तो करते हैं कि इतनी बेरोजगारी है, ये है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हर बंदा आगे जाना चाहता है, शोहरत कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, काम कोई नहीं करना चाहता। आपको देखे ना, घर में ड्राइवर चाहिए होता है ना, उसके लिए एजुकेशन तो नहीं चाहिए। That's right. लेकिन आपको अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता। हाँ। आपको कुक चाहिए, एजुकेशन तो नहीं चाहिए, वो नहीं मिलता। आपको अच्छा घर में काम करने वाला बंदा या बंदी नहीं मिलती। मसला यह है कि हमारे यहाँ एक ऐसी अजीबो गरीब सूरत हाल आ गई है, नजर दौड़ाते लाखों बेरोजगार नजर आते हैं, काम के लिए आपको बंदा नहीं मिलता। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं अभी चंद दिन पहले अपने छोटे भाई कर्नल इमरान के साथ बहरिया टाउन में था। उसने कहा भाई तुमने चाइनीज खाना है या देसी खाना है? मैं कहा चाइनीज खाना है। सिद्दीक जान यकीन करो, हम वहाँ गए तो सबसे पहले उन्होंने देखा मैस वगैरह जो पहना हुआ, दैट इज वेरी गुड, बट उन्होंने कहा जी आपको 25 मिनट का वेट टाइम है। तो मैंने कर्नल इमरान का हाथ पकड़ा, मैंने कहा यार इमरान 25 मिनट हमने खाने के लिए इंतजार करना है, और अभी पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। मैं कहा महंगाई कहाँ है यार, मुझे समझ नहीं आती। लोगों के पास इतनी आसाइशें हैं, जहाँ एक घर में 4 लोग हैं तो बिलाशुबा 4 गाड़ियां खड़ी हैं। अब मैं इस्लामाबाद में आके देखा है कि ट्रैफिक का जो एक इज्तिहाम है, और लोगों को कोई सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है कि क्या करना है किस तरीके से। लेकिन ये अनसर्टेनिटी, ये सब तमाम चीजें आज से 7-8 साल पहले तो नहीं थी, एकदम कैसे हो गया? देखिए मैं सर ये समझता हूँ, अभी देखें ना, आप सानिया मरी की बात करें, उसमें देखें, हालांकि लोग डिफेंड कर रहे थे हुकूमत को, मैंने कहा हुकूमत गलत कर रही है अपने ऊपर लेकर। देखें मसला क्या है, मिसाल के तौर पे पहला बयानिया क्या बनाया गया, यानी प्रो पीटीआई जो लोग थे, बयानिया बनाया, लोग गए क्यों थे? मसला ये है कि मैं ये कहता हूं कि मैं 5 चीजों की मिसाल देता हूं। सबसे ज्यादा हेड इंजरीज की वजह से हम बात होती है, और हेड इंजरीज होती है ज्यादा मोटरसाइकिल पे। हेलमेट किसकी सेफ्टी के लिए? मेरी सेफ्टी के लिए है ना। मुझे कहा जाता है कि हेलमेट पहनो ताकि तुम्हारी जान बच जाए, खुदा ना खास्ता तुम गिरो, हेड इंजरी ना हो। लेकिन मैं नहीं पहनता जब तक मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला नजर ना आए। मुझे कहा जाता है सीट बेल्ट बांधो, मैं नहीं बांधता जब तक मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला नजर ना आए। मुझे कहा जाता है ओवर स्पीडिंग ना करो, मैं तब तक करता हूं जब तक मुझे कैमरा या ट्रैफिक या मोटर में पुलिस वाला नजर ना आ जाए। मुझे कहा जाता है मास्क पहनो, तुम्हें कोविड हो जाए, मैं नहीं पहनता जब तक मुझे पता ना हो कि यहाँ पे सख्ती है, मुझे पहनना पड़ेगा। मुझे कहा जाता है वैक्सीन लगवा लो, जिंदगी बच जाएगी, मैं तब तक नहीं लगवाऊंगा जब तक ऐसी चीज नहीं हो जाएगी मुझे मजबूरन। हमारा मिजाज इस तरह का बन गया है कि हम उस वक्त कुछ चीज करते हैं जब डंडा और कानून हरकत में आता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी को इंश्योर करना होगा, यकीनी बनाना होगा, सख्तियां करनी होंगी, वरना हम जो कौम है ना, हम डंडे के बगैर। अच्छा, ये आजकल जो आप एक शो भी कर रहे हैं टेलीविजन पे, कौन से चैनल से कर रहे हैं? पब्लिक टीवी पे कर रहे हैं। मैं और अदिल उड़ाई साहब, हमारी जदून साहब हमारी जो है वो एंकर हैं, और हम 8 से 9 बजे तक सोमवार से जुमेरात तक कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी आया हूँ यहाँ पर, मैंने देखा है, और माशाल्लाह आपने उसी घन गरज के साथ, जिस तरह आप तवानाई से बोलते हैं और जिस तरह हकाइक पे, सच्चाई के लिए वैसे भी जो है ना तवानाई की जरूरत नहीं होती, सच्चाई स्याही का वो जो है ना चादर चाक करके आई होती। देखिए सर, मैं दोबारा वही कहूंगा कि सच्चाई का तो हर एक अपना एक पैमाना और मेयार है। एक चीज अगर एक पार्टी के लिए सच्चाई है तो दूसरी के लिए वो प्रोपेगेंडा है, वो झूठ है। आप बुनियादी जो फैक्ट्स है वो क्लियर रखें, उसमें आप गलत यानी ना करें, बाकी एनालिसिस आप आजाद हैं, आप कोई भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी
एनालिसिस में गैर जानिबदार नहीं है। ये जो ऐसा नहीं कि सहाफी को गैर जानिबदार होना चाहिए। मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ भाई, मैंने जो एनालिसिस करना है मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बताना है ये ठीक है ये गलत है। अच्छा अदील वड़ाइच, अभी तो आप सॉरी अपना सदीक जान, अदील वड़ाइच का जिक्र करते हुए मैं कहूँगा कि एक जिस रॉ में आपने शुरू किया काम, उसमें अदील वड़ाइच आए हैं, उसमें ईसा नकवी आए हैं, उसमें आप, ये 3 सरखेल हैं मैं समझता हूँ। और मुझे बड़ा एजाज लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि ये तीनों हमारे F-16 इस्लामाबाद से बाइक पर परवाज है। आप तीनों ने एक ही वक्त में शुरू किया? असल में ईसा नकवी साहब तो मेरे से और अदील वड़ाइच साहब दोनों से सीनियर हैं और अच्छा। हमारे तो उस्ताद भी हैं। फिर अदील वड़ाइच साहब भी बहुत सीनियर हैं, मैं इन दोनों में से जूनियर हूँ। और ईसा नकवी साहब यूट्यूब पे बहुत बाद में आए, एक इंग्लिश चैनल इंडस टीवी को वो हेड कर रहे थे इस्लामाबाद से, तो उनको हम बड़ा मिन्नत तरला करके लेके आए। अच्छा। ये यूट्यूब पे आप आए और आप देखें जिस तरह से वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करें, कोई भी नहीं कर रहा ना फैक्ट्स के साथ। लेकिन मसला ये है कि हमारी कौम जो है ना वो ज्यादातर तमाशबीनी को भी ज्यादा पसंद करती है ना। अब वो लोग जो उनके लाखों में व्यूज होंगे जो आप बता रहे होंगे कि पाकिस्तान ने जी इसराइल पर हमला करने के लिए फलाना फलाना मिसाइल बलूचिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचा दिया, इसराइल तबाह हो गया है, फलस्तीन आजाद हो गया, इंडिया पे पूरा इंडिया गूंज उठा है कलमे के नारों से, ये बस लोग इस तरह की चीजें शायद ज्यादा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, जो मैटर करते हैं, वो सिर्फ जो फैक्ट्स की चीजें होती है उनको सुनते हैं। और ईसा नकवी साहब का माशाल्लाह उन लोगों में बहुत ज्यादा रिगार्ड है और बहुत ज्यादा लोग नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हम वहाँ उन्हें बाकायदगी से सुनते हैं। अच्छा एक बात और, ये आपने अभी अपना एक वो टीम का जिक्र हुआ जो माशाल्लाह इस वक्त हरावल दस्ता है, जिसको कहते हैं ना आर्मी के जमाने में कि आप लोग जर्नलिज्म के आर्मर हैं। आर्मर होता है आर्मर कोर, वो जो कि टैंकों पे होती है, उसके पीछे पैदल फौज होती है, फिर आर्टिलरी होती है। तो आपकी जो हमारे ज़माने में जब हम लोग, मैं लिखा करता था और मैं पाकिस्तान में था, उस वक्त आर्मर कोर थी हामिद मीर, उस वक्त आर्मर कोर थी हमारे सेठी साहब, उस वक्त आर्मर कोर में थे हमारे ये इस्लामाबाद के जो है हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं तलत हुसैन साहब। ये हुआ, ये तीनों, ये एकदम ऐसा क्यों हुआ कि एक खास ग्रुप की इन पे छाप लग गई? यानी झूठ और सच का मुवाजना किया जाए तो आपको फौरन पता चल जाता है कि सच कहाँ है और झूठ कहाँ है। देखिए सर, तकसीम तो पूरे मीडिया में हो गई है, यानी गिने चुने लोग होंगे जिनको आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यानी मैं अगर अभी आपको कहूँ कि 5 नाम मीडिया के बताएं, या मैं पब्लिक में निकल जाऊँ कि 5 गैर जानिबदार नाम बताएं, जो किसी पार्टी को इधर उधर मुश्किल हो जाएगा 5 नाम लेना जो मीडिया पे आते हैं, जो फेसेस आते हैं। लेकिन सर मसला यह है कि आप एनालिसिस बिल्कुल करें, किसी पार्टी को सपोर्ट करें। एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक बंदा दिल से भी तो ये समझ सकता है कि यार नवाज शरीफ का मॉडल ठीक था पाकिस्तान चलाने का, एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्यों ठीक था, वही खाता था तो लगाता था, बिल्कुल ठीक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेगा प्रोजेक्ट्स करता था, इसहाक डार साहब ने डॉलर जैसे तैसे भी है उसको मेंटेन किया हुआ था, पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसका रिगार्ड करना चाहिए। एक बंदा दिल से ही समझता है ना कि नवाज शरीफ ठीक चला रहा था मुल्क, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की आजादी है, उसको भी आजादी है। बेशक। मसला कहां पर आ जाता है, जब मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए झूठ बोलूंगा और मेरा झूठ 1 2 3 4 5 50 झूठ मेरे साबित हो जाए। मसला इन लोगों का ये है, ये बड़े बड़े नाम जब इन्होंने फील्ड में जाना छोड़ दिया, इनके पास इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई, फिर इन्होंने टेबल स्टोरीज की, फिर इन्होंने पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए किया। देखिए मसला ये है, मैं अपने बारे में चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं हम सबके 1 साल पहले के प्रोग्राम निकाल के सुना करें। यार 1 साल पहले इसने जो बंदे ने बात की थी वो ठीक थी या गलत थी, आज तो बता सकते हैं ना, आप साबित हो गया ना ठीक थी या गलत थी। अब मुझे बताएं कि नजम सेठी साहब 15 16 या 17 18 दिसंबर की बात है, उसमें कह रहे हैं कि इमरान खान मिनी बजट नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि हुकूमत उसकी जा रही है, वो पागल है, अपने गले में ये तोक डालेगा। उन्होंने कहा कि फौज ने ये फैसला किया है कि क्योंकि इनहाउस चेंज हो रही है, नून लीग इक्तदार में आ रही है, पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा ये आके मार्च में मिनी बजट पास करवाएंगे, मार्च अप्रैल में नहीं, अप्रैल में इलेक्शन होंगे, ये हुकूमत बनेगी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, ये आके मिनी बजट पास करेंगे, साथ ही आईएमएफ के साथ डील बहाल करेंगे और साथ ही बजट पेश कर देंगे जून में। यार मैं कहता हूं झूठ वो बोलो जो कम से कम 1 साल तो लगे उसको गलत साबित होने में। ठीक है, पायदारी तो हो कुछ। नवाज शरीफ साहब ने जब बाहर जाना था तो हामिद मीर साहब के ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कहा ये वो 90 वाला नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ लंदन नहीं जाएगा। That's right. पहले उन्होंने कहा कि जाति ये कौन सी जेल है लाहौर वाली, ये जो कोट लखपत जेल में बैठे हुआ नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है, यानी नवाज शरीफ जेल में खतरनाक है। जब नवाज शरीफ की बेल हुई जाती उम्र है, उन्होंने कहा जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक है और ये नहीं जाएगा बाहर, भाई इसका भेजना चाहते हैं, नवाज शरीफ नहीं जाएगा। जब नवाज शरीफ बाहर गए तो उनका बयान मौजूद है, उन्होंने रोज टीवी पे सरदार खान यारी साहब को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा
4 हफ्ते में आएगा नवाज शरीफ वापस, अगर नहीं आएगा सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा। क्या आ गया नवाज शरीफ 4 हफ्ते में वापस? वो मैं कहता हूं यार झूठ वो बोलो। अच्छा देखें, एनालिसिस आपका ठीक है गलत हो सकता है। जब कोई बंदा कहता है ना मेरी ये इंफॉर्मेशन न्यूज है, फिर उसको परखना चाहिए जो मेयार है न्यूज का। तो इन लोगों के 50 खबरें मैं चैलेंज करता हूं, मैं 50 खबरें नजम सेठी साहब की, 50 आमिर मीर साहब की साबित कर सकता हूं कि झूठी साबित हो चुकी है। आप एक भी खबर नहीं कह सकेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये गलत साबित नहीं हुई। 50 खबरें, यानी ये है ना कि इस महीने ये हो जाएगा, अगले महीने ये हो जाएगा, मार्च तक हुकूमत चली जाएगी। देखिए वही मैं कहता हूं कि इमरान खान को अगर आपने क्रिटिसाइज करना है तो इतनी सच्ची चीजें क्रिटिसाइज करने के लिए ना आप इमरान खान को एक्सपोज कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? लोगों को भी फायदा होगा। अब देखें ना, हुकूमत जो मर्जी कहे लेकिन खाद का बहरान है। बिल्कुल है। बड़ा जलील किया उन्होंने किसानों को, बड़े सफर कर रहे हैं किसान, बहुत मुश्किल में है किसान। ये बात दुरुस्त है, इस पे तनकीद आप कर सकते हैं। आप जाके और एक्सपोज करेंगे ब्यूरोक्रेसी को, इंसानों को। लेकिन जब आप टेबल स्टोरीज करेंगे ना, जब आप घड़ेंगे खबरें, उससे हुकूमत को फायदा होगा। वक्ती तौर पे तो आप नुकसान पहुंचाएंगे। जब वो खबर झूठी साबित होगी वो कहेंगे ये अभी करेक्ट। इन लोगों को मैं हैरान हूं कि इन लोगों के अंदर कोई शर्मिंदगी, कोई निदामत, कोई एहसास, कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो झूठ बोलेगा फिर भी जीत जाएगा, मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा। ये बात तो सही है, लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं सदीक जान, झूठ के ना तो पांव होते हैं ना उसकी उम्र होती है। वो एक चीज से जरूर शिनाख्त होता है कि यार ये इस बंदे ने फलां बात झूठी कही थी। और अल्लाह पाक का ये बड़ा करम है, अल्लाह पाक का आपके ऊपर और माँ बाप की दुआओं का सदका है कि आपके लफ्ज, मुंह से निकले हुए लफ्ज बड़ी पायदार होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं और बहुत बहुत लोगों को मतलब दिल की अथाह गहराइयों को छूते हैं। अच्छा, अब ये बात करते हुए मुझे एक बात और याद आई आपका, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ कि आपका जो ये मीडिया का सफ़र है ये इतना तवील नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि शॉर्टकट मारते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें सरपरस्ती मिलती है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्हें वो वक्त उस वक्त पे वाहनी ज़रब लगाते हैं जब ज़रूरत आई थी। आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, आप किस सिलसिले में? मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी सबसे बड़ी खुशनसीबी समझता हूँ वो डेफिनेटली माँ बाप की दुआएं सबके साथ ही होती हैं, सबके लिए वालिदैन दुआएं करते हैं। मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये थी और शायद उन दुआओं का सिला था कि मुझे रऊफ क्लास साहब और आमिर मतीन साहब जैसे उस्ताद मिले। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और आज भी मैं ये बात कहता हूँ, ये आपको पता है, इस रिकॉर्डिंग से पहले भी मैं ये बात कह रहा था कि मैं आज भी अगर जो बैठ के खा रहा हूँ तो वो रऊफ क्लास साहब और आमिर मतीन साहब की देन है। बहुत बड़ी बात है, उनसे मैंने सीखा है। मैं आपको बताऊँ सर कि आमिर मतीन साहब ना जब कोर्ट रूम में आते थे पनामा केस में, तो जब वो कोर्ट रूम से निकलते थे तो वो बड़े सख्ती करते थे इस हवाले से कि नहीं मेरे साथ नहीं आना, गाड़ी तक, ये वो दफ्तर में भी एक बात कहते थे। लेकिन मैं उनको ना गाड़ी तक छोड़ने जाता था तो बहुत से लोग ना पीछे बातें करते थे कि ये देखो खुशामदी है, ये आप खुशामद के लिए जा रहा है। हालांकि वो तो सर नहीं समझते थे कि हमारे दिल में क्या एहतराम है उनका, यानी वालिदैन की तरह हम उनको समझते थे और समझते हैं। वहां से निकल के आमिर मतीन साहब की गाड़ी तक, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से उनकी गाड़ी तक का वो जो 4, 5, 6 मिनट का सफर होता था ना, उस दौरान वो मुझे जो बातें बताते थे ना, हाँ भाई क्या इंपॉर्टेंट था सर, ये था, नहीं ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये वो बात थी, ये वो बात थी। फिर अक्सर क्या होता था जब शाम को स्टोरी बना के क्लासा साहब के सामने लेके जाते थे, आमिर साहब के सामने लेके जाते थे, वो उसमें से ये क्या लिख दिया है यार, तुम क्या करते हो, ये क्या लिख दिया है, ठीक है काटो इसे। वो कहते थे ये तुमने 15वें नंबर पे जो पॉइंट लिखा ये पहले नंबर वाला पॉइंट है। इस तरह से उन्होंने सिखाया, बताया, टीवी पे लाए। कई बार शुरू में मुझे एक बात याद है, आमिर मतीन साहब ने एक सवाल ऐसा कर लिया जिसका जवाब मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे जरा चंद 2-3 सेकंड खामोश रहा तो क्लास साहब ने फौरन उसको कवर किया। तो इसी तरह से होता है, यानी फिर एक दो बार ऐसे मैंने ऐसी बातें कह दी जो मुझे ऑनर नहीं करनी चाहिए, तो क्लास में बाद में कहा कि यार ये तुमने क्या कर दी, ये बात करने वाली नहीं थी टीवी के ऊपर। तो यही होता है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़े वो है। दूसरा देखें सर, मेहनत जो है ना, मैं कहता होता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है और अल्लाह ताला का कहा हुआ कोई भी एक लफ्ज तस्वुर नहीं है कि गलत हो, माज़अल्लाह। तो अल्लाह ताला आदिल भी तो है ना, बदल भी तो करता है। और अल्लाह ताला देखिए माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाला है। जब एक माँ अपनी किसी बेटी या बेटे का क्रेडिट ड्यू नहीं रखती, जो मेहनत करके आता है उसके नाज रख उठाती है, रात तक जागती है, जब एक माँ अपनी बेटी या बेटे का क्रेडिट ड्यू नहीं रखती तो अल्लाह तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाला है। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा मसला यह है कि लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर्स काम कर रहे होते, मेरे जैसे बंदे को तो दरवाजे से कोई नहीं दाखिल होने देता। जिस तरह के स्कूलों में मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरा वो एक्सपोजर नहीं है जो लेवल चाहिए सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए। तो हम तो सर इस वजह से आगे आ गए कि हम
वो खुशकिस्मत है जो उस बदकिस्मत माशरे में जहाँ पे कोई काम ही नहीं करना चाहता, मेहनत ही नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन ये बात बड़ी दुख के साथ कही जाती है कि लोगों की डिजायर्स तो बहुत हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो मैं अब जाते हुए एक बात जरूर कोशिश करना चाहूँगा, आजकल के मुख्तसर तौर पे आप ये बताइए कि मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अपने रेडियो पे आपको लिया करूंगा और आपसे पहले ये वक्त मांग लिया करेंगे कि जनाब आपको मैं थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं, असल में ना अच्छा ओवरसीज पाकिस्तानी खैर समझते हैं इन चीजों को, बहुत समझते हैं। मैं पिछले दिनों यूएसए से हामिद साहब आए हुए थे और मैंने उनको कहा, वो हमारे दोस्त नदीम खोखर साहब उनके साथ वो आए, वो 7:30 पहुंचे मेरे पास और मैंने 7:45 जरा थोड़ा सा हल्का सा कहा कि मेरा प्रोग्राम है और नहीं टिकट क्या आप फौरन जाए। यानी मुझे बड़ा महसूस हुआ कि मैंने ऑर्डर किया चाय वगैरह और वो अभी चाय पी रहे थे तो मैं उठ के चला गया, लेकिन उन्होंने माइंड नहीं किया। वो समझते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग समझते हैं कि शायद हम टीवी पे आ रहे हैं या थोड़े से जो अल्लाह ताला ने करम किया और थोड़ा सा लोग जानने लगे तो लोग समझते हैं कि ना हम औकात से बाहर हो गए हैं ना, कोई गुरूर या तकब्बुर। ये मसला नहीं होता। ये मसला ये होता है कि जाहिर है रोजाना सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप गए हैं, 2-3-4 बजे कोर्ट रूम में है, अदालतों में इतने केसेस हैं, फिर अपने प्रोग्राम की तैयारी है, वीडियो की है, तो ये इश्यूज है। वरना हम वो टाइम देने वाले बंदे नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल अपने प्रोग्राम की इस वसातत से मैं बता दूं कि सिद्दीक जान को मैंने जितनी भी मुलाकातें हुई इससे पहले और जब भी मेरे दोस्त जफर हाशमी साहब जिनके तवस्सुत से मैं इस तक पहुंचा, हमारे सीनियर हैं। हाँ बिल्कुल, और वो हमारे भी बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, उनकी वजह से मैं इन तक पहुंचा। लेकिन मैंने इसको मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि जैसे हम इसे टीवी पे देखते हैं, जैसे हम इसे यूट्यूब पे देखते हैं, बाखुदा आजजी इनकसारी ही इसकी सक्सेस का जीना है। मैंने इसकी सारी गुफ्तगू में जिस चीज़ को अपना बड़े गौर से देखा कि जितना आजिज, वो कहते हैं ना कि मुझे एक दफ़ा बानो कुदसिया से किसी ने पूछा कि आप इशफाक अहमद साहब इतने माशाल्लाह मुफक्कर, अपने दौर के बहुत बहुत अजीम मुफक्कर, और इनकी बात इनकी औलाद भी है, इनका बेटा कोई इनकी नक्श कदम पे नहीं चला। तो बानो कुदसिया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई और दूसरे दरख्त नहीं पनप सकते। तो माशाल्लाह इसकी जो तरबियत हुई है वो ऐसे महफूज हाथों में, ऐसे और मुनफरिद लोगों के हाथों में कि जिसमें इसकी आजी और इनकसारी ने एक समझे कि एक ऐसा हुनर लगाया कि दैट वाज कॉल्ड एज ए आइसिंग ऑन द केक। सिद्दीक जान, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह अज़ीज हम आपसे फिर भी एक मुलाकात इंशाअल्लाह जरूर सर, इंशाअल्लाह।